तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल में, जहाँ पर आप डेली सुबह आकर अटेंडेंस लगाते थे। और आज की हम करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है 26 मार्च की। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट भाई जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर करा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बेसिकली अब इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एंड होने वाला है। सो आई गेस दिस वुड बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रिकॉर्ड दिस सेशन, और फिर इसके बारे में हम सैटरडे को भी दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए, और अगर किसी को स्पेसिफिकली ये स्कीम पढ़नी हो तो वहां से भी पढ़ सकता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका जो आर्टिकल आया था, आर्टिकल में बोला गया है कि इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो है वो बंद होने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बिल्कुल डीप में जितना हो सकता है उतना जानेंगे। सो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड से रिलेटेड हमारे पास दो स्कीम है। एक तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसे कि हम देख रहे हैं, इसके अलावा होती है एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में आपने सुना ही होगा। ये बेसिकली एनकरेज करता है लोगों को कि आप गोल्ड को फिजिकली ना परचेज करो और उसको आप डिजिटल फॉर्म में परचेज करो। इनफैक्ट आपको डिजिटल भी नहीं, आपको पेपर फॉर्म में मिलता है, एक आपको बॉन्ड मिलता है। और मतलब नाम में ही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और उस पर भी आपको सेम मार्केट रेट पर ही वो आपको गोल्ड आप उसमें परचेज कर सकते हो, मतलब पेपर गोल्ड। और मार्केट के साथ ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब भी आप उसको बेचना चाहोगे बेच भी सकते हो, प्लस उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब सरकार कर क्यों रही है ऐसा? क्योंकि देखो, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो चाहते कि इन्वेस्ट करे, और वैसे वैसे चाहते हैं कि थोड़े बहुत उसके शौक जो है वो भी पूरे हों। तो वो मार्केट से गोल्ड परचेज करता है। ठीक है, इधर फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर लग्जूरियस पर्पसेस। अब मार्केट से लोन खरीदेगा तो सॉरी मार्केट से गोल्ड खरीदेगा तो मार्केट में लो गोल्ड जो है वो कम हो जाएगा। अब जब मार्केट में गोल्ड कम हो जाएगा तो डिमांड तो बढ़ ही रही है, और जो गोल्ड ज्वेलरी वाले हैं उनको डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई भी बढ़ानी है। अब सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे। नाउ व्हेन वी इंपोर्ट एनीथिंग वी हैव टू पे इन डॉलर्स और एनी इंटरनेशनल करेंसी। उसके लिए हमें फॉरेक्स हमारे पास होना चाहिए ना। फॉरेक्स हो गया, गोल्ड हो गया, इंपोर्ट जब भी हम करते हैं तो दैट कम्स विद अ कॉस्ट। नाउ इन ऑर्डर टू गेट अवे और इन ऑर्डर टू डू अवे विद दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट, वी आर encouraging द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन दी स्कीम्स जहां पर आप फिजिकली जो गोल्ड है आप उसको इंपोर्ट ना करना पड़े, और आपका जो गोल्ड है वही इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाए, जिससे इंपोर्ट ही ना करना पड़े। और वो वाला जो गोल्ड है जो आपके घर में पड़ा हुआ था यूजलेसली, मतलब आप नेकलेस वगैरह पहन सकते हो और फिंगर में रिंग्स वगैरह पहन सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो गोल्ड है वो अगर पड़ा हुआ है तो आप उससे उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको सरकार और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी और आपको उसके बदले एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर से हो गया कि सरकार ऐसा क्यों ये स्कीम लाई, उसका ये रीजन। हमने क्या समझा कि जो गोल्ड है घरों में पड़ा रहता है, घरों में पड़ा ही रहता है कई बार, और उसका बेटर यूटिलाइजेशन के लिए वो कह रहे हैं कि वो वाला गोल्ड आप हमें दे दो और हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर देंगे और आपको एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाएगा, बेशक थोड़ा सा ही। तो ये मोटा मोटा इसके ऊपर की गेम है। अब समझते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन क्या होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो आप एक्चुअली गोल्ड ही खरीद रहे हो, बट एक्चुअल गोल्ड नहीं खरीद रहे हो, फिजिकली नहीं खरीद रहे हो, आप पेपर वाला गोल्ड खरीद रहे हो। ठीक है, वो तो चीज सिंपल हो गई। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या बोल रही है ना? मोनेटाइजेशन ही समझते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज है उससे इनकम को जनरेट करना या फिर उसको मोनेटाइज करना, जैसा कि नाम के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट कई बार अपने जो उनकी अंडरटेकिंग्स होती है, जो भी उनके एसेट्स होते हैं उनको मोनेटाइज करती है ना। एक होता है, दो तरीके होते हैं कि गवर्नमेंट को उनके एसेट से कैसे इनकम आएगी। या तो उनको बेच दे तो आपको इनकम आ जाएगी, या फिर जो उनका एसेट है जो आप वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं उसको किराए पे दे सकते हैं, उससे उनकी इनकम जनरेट हो सकती है। दैट इज ऑल्सो मोनेटाइजिंग। उनका खुद का एसेट है, उससे वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन। नाउ लेट्स सी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होती है। गोल्ड, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसमें तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आप जा रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। गोल्ड मोनेटाइजेशन में क्या हो रहा है? आपके पास ऑलरेडी जो गोल्ड है, सरकार बोल रही है कि एक काम करो यार, अपना गोल्ड मुझे दे दो, मैं आपको उसके बदले आप उस मतलब बेसिकली आप हमारे पास उसको इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला तो फायदा, आपको उसके चोरी होने का डर नहीं है, अब हमारे पास है। दूसरी चीज है कि अगर आपको लॉकर में भी रखते हैं बैंक के लॉकर में, तो भी आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, यहाँ पर तो कोई चार्जेस नहीं देने हैं।
तीसरी चीज ये है कि आपको उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देंगे। आप इन्वेस्ट करोगे उसमें, शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, मीडियम टर्म करो, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, जो भी मार्केट रेट चल रहा है, प्लस उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। द ओनली थिंग इज दैट कि जब वो आपको गोल्ड देंगे तो उनको वापस गोल्ड नहीं मिलेगा। मतलब मिल भी सकता है, वो अभी आगे देखेंगे, बट वो सेम फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर वो आपको रिंग दे रहे हैं, बैंगल्स दे रहे हैं, कड़ा दे रहे हैं, नेकलेस दे रहे हैं, तो वापस उनको उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ ये तो समझ आ गया कि हाँ भाई वो लोगों से उनका सोना ले रहे हैं और उसको आप इकोनॉमी में यूटिलाइज कैसे करेंगे, अब इसके बारे में भी देखते हैं। बेसिकली जब वो उनसे गोल्ड लेते हैं तो उस गोल्ड को वो पिघलाते हैं, उसको क्वाइंस की फॉर्म में बनाते हैं और उस क्वाइन को फिर बाद में मार्केट में बेच देते हैं। अब मार्केट में बेचेंगे तो फिर वही उसी का ही कुछ ना कुछ शेप वगैरह बन के, ज्वेलरी बनकर और उसकी मेकिंग चार्जेस वगैरह लगकर वही गोल्ड जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। तो दैट इज द होल पॉइंट बिहाइंड दिस स्कीम। अब आप बोलोगे क्या नॉर्मली तो लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है वो तो बेच ही देते हैं। जब जरूरत होती है तब इंसान बेचता है, जब जरूरत नहीं होती तो उनके पास ही पड़ा रहता है, बिकॉज दे थिंक गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब जो लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, वो वाला गोल्ड वो बैंक में दे सकते हैं ना, थ्रू गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इससे सरकार का भला हो गया कि उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वही वाला गोल्ड वो किसी और को बेच देंगे। और उस भाई की तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने खरीदा तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है। गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं वो गोल्ड बॉन्ड से खरीद सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से। और सोवरेन होता है, ठीक है, सोवेरियन नहीं होता है। अगर कोई सोवेरियन बोल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रख लो कि सोवरेन होता है, सोवेरियन नहीं होता है। ठीक है, तो जो खरीदना चाहते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे, और जो खरीद चुके हैं दे विल यूज दिस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब आपको इसका मेरे ख्याल से मतलब समझ आ गया कि ये जो भी है क्यों है और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब इसमें देख सकते हैं कि डिपॉजिट फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। 1 तोला से लेके 50 तोला तक आप पर पर्सन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 ग्राम से 500 ग्राम्स। देन इसका टेन्योर के ऑप्शन हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये आप देख सकते हैं 1 से 3 साल, 5 से 7 साल, 12 से 15 साल। और तभी ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट्स को बंद करने की बात आ रही है। नो देर आर टू रीजंस, देर कुड बी टू रीजंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो ये है कि वो बंद क्यों कर रहे हैं, उसका ये रीजन हो सकता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतने अच्छे से चैलेंज जो इसके चैलेंजेस फेस कर रहा है इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। पहला तो रीजन ये हो गया। तो दूसरी चीज तो ये भी है कि इम्प्लीमेंट भी क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज पीपल आर वेरी इमोशनली अटैच्ड विद गोल्ड। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत आती है, और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती भी नहीं है। दिस इज वेरी रेशनल, बट एट द सेम टाइम बिकॉज पीपल आर वेरी इमोशनली अटैच्ड, ये उतना प्रैक्टिकल है नहीं। मतलब इकोनॉमिक्स की सेंस में देखा जाए दैट इट्स ब्रिलियंट, बट आप उसमें इमोशन फैक्टर इंक्लूड नहीं कर रहे हो ना। जैसे वो फैक्टर इंक्लूड करोगे तो ये स्कीम बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो क्योंकि अच्छे से वर्क नहीं कर रही इसलिए उसको मना कर रहे हैं। नाउ द अदर थिंग इज दैट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की अगर बात करते हैं, अब मान लो कि कोई 500 ग्राम मतलब 50 तोला सोना कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। 1 तोले की वैल्यू लगभग मान लेते हैं जस्ट फॉर रफ फिगर 1 लाख रुपए, क्योंकि अभी 80 के आसपास तो चली रही है। 1 लाख का 1 तोला, तो 50 तोला हो गया 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख रुपए को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिवन है 2.5%। 50 लाख का आप 2.5% निकालो, 1% हो गया उसका 50,000, 2% हो गया 1 लाख, और 1,50,000 के आसपास बैठेगा। अब 1.5 लाख रुपए कोई बैंक अपने कस्टमर को 1.5 लाख रुपए साल भर के देगा, तो ऑब्वियसली उसका इसमें नुकसान होगा। तो एक तो नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाले जो है उसको बंद कर दिया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले को रखा गया है। शॉर्ट टर्म वाले को भी क्यों रखा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन शॉर्ट टर्म इज बैंक डिस्क्रिशन। बैंक अपने हिसाब से वो दे सकता है और वो कम ज्यादा भी कर सकता है ना, तो इसलिए उसके पास थोड़ा सा एक अपर हैंड आ गया, और इसलिए उन्होंने सोचा कि शॉर्ट टर्म वाले को रहने देते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म वाले को बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है। ठीक है, लॉक इन पीरियड भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर बंद हो गया तो हम लॉक इन पीरियड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है वो चलते नहीं है जब तक उनका टेन्योर पूरा ना हो जाए। फ्रेश कोई भी अभी नहीं होगा। अब रिडम्पशन ऑप्शंस की बात करते हैं कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आपने गोल्ड दे दिया ना इन्वेस्ट करके, अब आपको वापस क्या मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का सोना जो है वो इन्वेस्ट करा था, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड 1 साल के लिए। अब 1 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप वो रिडीम किस फॉर्म में करना चाहते हो, गोल्ड में करना चाहते हो या कैश में करना चाहते हो।
अब 1 साल बाद ऑब्वियसली वो 1 लाख रुपए का सोना 1 लाख का तो रह नहीं जाएगा, वो मान लो कि 1.5 लाख का हो जाएगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको जो भी मिल रहा है। तो जो 1.5 लाख रुपए है वो आप या तो कैश में ले सकते हो या फिर 1.5 लाख के आप गोल्ड ले सकते हो 10-10 ग्राम के पैक्स में। अब वो गोल्ड आपको कॉइन्स के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है, जो भी आपने ज्वेलरी दी थी, ऑर्नामेंट दिया था, वो तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो आपको कैश में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते तो आपको सिर्फ कैश में ही पैसे मिलते, मतलब कैश भी, ये भी नहीं कि नोट मिलते, अकाउंट में ही ट्रांसफर होते, और दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स बेनिफिट्स है इसमें, एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, विच इज वेरी फैबुलस। ये वाला ऑप्शन देखकर, ये वाला बेनिफिट देखकर तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। देन यूटिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिटेड गोल्ड, के मतलब बैंक के पास जो गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है उसका क्या करा जा रहा है। ऑक्शनिंग टू जनरेट रेवेन्यू, सप्लीमेंट आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इशुइंग कॉइन्स और लैंडिंग टू ज्वेलर्स, ज्वेलर्स को भी लैंड कर सकते हैं, तो वही ये सारी चीजें। तो दिस कंप्राइजेस द होल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स अस द इनसाइट के व्हाई द गवर्नमेंट इज discontinuing this particular scheme for medium term and long term। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, और मेरे को बड़े लॉजिक वाले रीजन ही लग रहे हैं कि क्यों ही बंद कर रहे होंगे। कि देखो यार, एक तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और दूसरी बात ये है कि जिसको फायदा दिख रहा है, जिसको ये दिख रहा है कैपिटल गेन टैक्स से फायदा मिल रहा है, बचने को मिल रहा है, तो वो तो इसके अंदर फायदा उठाएगा, क्योंकि एक लूप होल हर जगह होता है। जिसको ये लूप होल मिल गया उसने फायदा उठा लेना है, और क्योंकि फायदा उठा के वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा, तभी तो उसको आराम से बहुत अच्छी एक इनकम मिल जाएगी ना। एंड दैट इज द रीजन why they might be discontinuing the scheme. So that's it. Now we'll move on to next news. रिद्धि सिंह जी ने हमारे से शेयर करी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल लोअर्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5%। लेटेस्ट डेटा है, एग्जाम आने वाला है, ये वाला आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट न्यूज भी रिद्धि जी ने हमारे से शेयर करी है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्वामीनाथन एस अय्यर सर as whole-time member of life of the Insurance Regulatory Development Authority of India. Another important thing, another important piece of news. Swaminathan S. Iyer ji whole-time member बन चुके हैं एडाई के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, चंद्राकर ने शेयर करी है। यार एक बार मुझे बताओ, चंद्राकर है या चंद्रकार है? मैं कंफ्यूज हो जाता है यार, दोनों चीज हो सकती है ना। तो पीएफसी की चेयरमैन परमिंदर चोपड़ा मैम, उनकी भी अपॉइंटमेंट हो चुकी है एज सीएमडी ऑफ आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड, अब इसकी फुल फॉर्म यूज नहीं होती, पहले थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका एक टैगलाइन भी थी, मैंने सोचा कि डाल देता, बिकॉज यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। एंडलेस एनर्जी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। इससे पहले परमिंदर जी मैम से पहले जो है वो वी के देवंगन सर जो थे, वो थे सीएमडी ऑफ आरईसी लिमिटेड, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, दीपाली जी ने हमारे से शेयर करा है, यूएस सेनेट कंफर्म्स इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जय भट्टाचार्य सर एज एनआईएच डायरेक्टर। अब एनआईएच क्या है ये तो मैंने भी नहीं देखा, लेट्स देख लेते हैं एक बार। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर बनेंगे। देन दीपाली जी ने हमारे साथ शेयर करा है कि इंडिया डेवलप्स इट्स फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई मशीन सेट टू बी इंस्टॉल्ड एट एम्स दिल्ली फॉर ट्रायल्स। तो फर्स्ट टाइम अगर हो रहा है, इंडिजिनस है, तो दैट मेक्स इट इम्पोर्टेंट। देन सुनील कुमार सर विंस ब्रॉन्ज एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप एट अमान जॉर्डन, another important piece of news. Then former cabinet secretary राजीव गौबा सर, जिन्होंने 2-3 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करी होगी, उनको पता होगा कि उस टाइम ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे राजीव गौबा सर। इनसे जब ये सेक्रेटरी थे और इनके बारे में जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था, तब मुझे पता चला था कि कैबिनेट सेक्रेटरी इज द टॉप नॉच ड्रीम पोजीशन ऑफ एनी आईएएस ऑफिसर। So he has been appointed as the full-time member of Niti Aayog. So that is very important piece of news. Moving on to the next, भाई ने हमारे से शेयर करा है GVAI and Parak AI, two of India's AI mission projects to be ready by 2026, because डीप सीक जब आया था तो उसने तहलका मचा दिया था, और फिर अश्विनी वैष्णव सर ने बोल दिया था कि देखो जी, हम भी 4 से 8 महीने के अंदर अपना बढ़िया सा एक बना देंगे अपना AI
का जो एक तरीके से सबका बाप होगा और सबको पीछे पछाड़ देगा और अफोर्डेबल भी बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पर अब बात करें 2026 तक, ना जीवी एआई नाम देखिए, जीवी जीव संजीवनी ऐसा समथिंग कुछ लग रहा है ना, तो इट इज रिलेटेड विद हेल्थ। ठीक है, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू पब्लिक सिंस अक्टूबर 2024 एंड विल बी integrated into public hospitals. GV AI app is voice first doctor created by GV Health that acts as a co-pilot for a real clinician. तो एक तरीके से एआई है और डॉक्टर मतलब बेसिकली कंसल्टेशन थोड़ा बहुत वगैरह कुछ कर देगा ये। देन परख एआई की बात करते हैं, आप परख की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको किसी चीज को परखना है, तो इसीलिए ये वाला जो एआई है, इट सीक्स टू प्रोवाइड अ पब्लिक टूल फॉर सिटीजन्स टू फ्लैग एनी अनएथिकल वर्क डन बाय एन एल्गोरिदम और एआई। तो ये मतलब अपने ही बिरादरी का दुश्मन होने वाला है कि अगर कोई भी गलत, दुश्मन नहीं है एक्चुअली, तो सही है ना हम ह्यूमंस के लिए, तो अगर कोई भी एआई या कोई भी एल्गो अगर कुछ भी गलत करेगा तो फिर ये उसको रिपोर्ट करने के लिए हमें हेल्प करेगा, परख एआई। लास्ट न्यूज जो हमारे सब भाई ने शेयर करी है, इंडोनेशिया टू ज्वाइन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार इसके लिस्ट देख लेते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दैट मेक्स ब्रिक्स। देन इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान एंड द यूएई। नाउ व्हाई द यूएई? इंग्लिश मूवी देखी है ना आपने, द इंडिया के पहले दा क्यों नहीं आता, लेकिन यूएई के पहले दा क्यों आ रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इसलिए। अब आज की न्यूज देख लेते हैं जो कि मैंने थोड़ी बहुत देखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, कुडोस यार, एक बार तालियां यार आप सबके लिए, मतलब क्या बड़े बड़े न्यूज दिया है, मजे आ गए आज तो। मूविंग ऑन टू टुडेज करंट अफेयर्स, देन बिल्कुल अभी ताजा ताजा कूल कूल आया हमारे पास। PM congratulates men's rugby team on winning India's first gold at CPAC Takraw World Cup 2025. Now, आपको ये समझ आया क्या होती है रेग्यू टीम और सीपाक टाक्रो वर्ल्ड कप 2025? तो बेसिकली हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ जो है वो ज़्यादा डिस्कस करते नहीं है, बट दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीएम हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड। पीआईबी के प्रेस रिलीज में सबसे पहली न्यूज़ यही थी। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दैट सीपैक टाक्रो वर्ल्ड कप 2025। मैंने पहली बार देखा था, आई गेस मेरे को लग रहा है शायद सबकॉन्शियसली कि एक बार कभी पहले भी मैंने देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, तो एक बार देख लेते हैं। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप खुद देख लो कि एग्जैक्टली है क्या। शेयर कर देता हूँ। Hey developers, join us for the biggest AI competition with over $10,000 in cash prizes. Yep. They played in the second semi-final. As the rare occasion where Akash fails to clear the net unfolds. There's another point, Ichikawa. Akash could win this for India. The Tekons Shiva has got takes out the Ema. Close. and now तो यस, आपने देख लिया कि एग्जैक्टली क्या है इसमें। एक तरीके की वॉलीबॉल है बट ये आपको पैर से खेलनी है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। और उसमें हमारी टीम जीती है तो ऑब्वियसली यार, और वो भी गोल्ड जीती है, तो कंग्रेचुलेट करना तो बनता ही है। सो सी पैक टेक्रो, आपको समझ आ गया कि एग्जैक्टली क्या है। तो एक नई चीज़ रोज सीखने को मिलती है ना, तो मेरे को फिर से एक बार सीखने को मिली कि यार ऐसी कोई चीज़ होती है और इतने बड़े लेवल पर होती है कि वर्ल्ड कप भी होते हैं इसके। So moving on to the next news, PM Wi-Fi Access Network Interface (WANI). It aims to celebrate the proliferation of internet services by setting up public Wi-Fi hotspots in the country
with the objective of building digital India and consequential benefits thereon. तो देख लेते हैं कि वानी है क्या। वानी बेसिकली वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाएगी जहां पर आप आकर आपको एक इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी, राइट। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सर्विसेज मिलेगी थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेज। Establish, operate, and maintain WANI compliant Wi-Fi hotspots and deliver internet services to subscribers. It's as simple as that. The next news is that Department of Post releases commemorative postage stamp on Mata Karma on her 1009th birth anniversary. Now, Mata Karma was a big devotee of Lord Krishna, and उनके birth anniversary पर Department of Post ने commemorative postage stamp release करा है। Next news is that DRDO and Indian Navy successfully flight tested indigenously developed vertically launched short range surface to air missile from Chandipur off the coast of Odisha. Now ये वाला क्वेश्चन आया था कि एक रिसेंटली एक जो मिसाइल हुई थी लॉन्च वो कौन से कोस्ट से हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई ने रिवाइज करी अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। नाउ यू रिमेंबर कि मैंने कल परसों ही एक अपने द कूल स्कूल वाले चैनल पर शेयर करा था आपके साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, राइट। दिस इज द फोटो दैट आई शेयर्ड फ्रॉम अ बुक, और जो CIIB के अंदर हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये था, तो वहां से मैंने शेयर करा था। इसके अंदर जो टारगेट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था वो कुछ इस प्रकार था, 75%। आप सब जानते हैं RRBs के लिए भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी है, 75% उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ता है ऑफ योर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और ये क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ये जो होता है CEOBE। तो ये इसका 75% जो है ये आपको रखना होता है इसके लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। नाउ देयर हैज बीन सम रिविजन्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये पूरा मैंने आर्टिकल पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इन्होंने भी कुछ ढंग से लिख नहीं रखा। तो फिर मैं गया इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट पर मैं गया और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा। एक मिनट, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने देखा, यहाँ पर भी कुछ भी ढंग से नहीं दे रखा, छोटा सा ये पैराग्राफ है और इसमें लिखा हुआ है एनहेंसमेंट ऑफ सेवरल लोन लिमिट्स इंक्लूडिंग हाउसिंग लोन्स। अब ये बताऊं ना यार क्या है, ये तो इन्होंने बताया नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो बड़ी चीज है वो ये है कि रिवीजन ऑफ ओवरऑल PSL टारगेट फॉर USB टू 60%। पहले 75% था, नाउ इट इज 60%, हैंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये वाली चीज तो आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। देन broadening of purposes based on which loans may be classified under renewable energy। तो renewable energy और housing loan को लेकर हमारे पास कुछ नए upgradations आए हैं। Then expansion of the list of eligible borrowers under the category of weaker section। तो weaker section के अंदर भी जो eligibility criteria ये भी change हुआ है। अब देख लेते हैं कि priority sector lending के अंदर क्या क्या exactly change हुआ है, ठीक है। तो ये इनका मास्टर सर्कुलर है, इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर ये पूरा बड़ा वाला सर्कुलर जो मेन होता है। हाउसिंग वाले में गए, हाउसिंग वाले में हम देख सकते हैं कि पहले कुछ और इसके क्राइटेरिया थे कि 35 लाख से अगर अबव होगा लोन आप 35 लाख तक ही दे पाओगे, बट अब उसको इन्हेंस कर दिया गया है कि अगर आप 50 लाख तक का भी अगर लोन दे रहे हो, ठीक है, जिस उस हाउस के अगेंस्ट जिसकी कॉस्ट जो है वो 63 लैक्स है। अब जितने का भी कोई अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो आपको उसका 100% लोन बहुत कम मिलता है, बहुत ही रेयर केसेस में। लेकिन अगर 63 लाख रुपीस का अगर आप घर ले रहे हो उसमें से आपको 50 लाख का लोन मिल जाएगा, और वो जो लोन है वो आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो हाउसिंग वाला जो कंपोनेंट आता है उसको फुलफिल करेगा। पहले ये जो लिमिट थी 35 लाख तक की थी, अब इसको 50 लाख कर दिया गया। ये किसके लिए है? फॉर एरियाज विद पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड अबव। तो ये चीज आपको बहुत इजीली याद करने को पता मिल जाएगी कि सेंटर विद पॉपुलेशन ऑफ 50 लाख एंड अबव के लिए 50 लाख है। 10 से 50 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो 45 लाख का है, और ड्वेलिंग यूनिट भी याद रखनी है, ठीक है, 57, 44 ये भी याद रखना है। तो दिस इज इट। नाउ आगे आपको एक नीचे एक और एक टेबल दिख रहा है, इसके अंदर लोन लिमिट डिफरेंट है। Difference between both of them is that this is for the construction of new houses or purchase of new houses, whether this is for the repair of your houses। ठीक है, रिपेयर के लिए भी लोन मिलता है जी, ये भी आप जान लीजिए आज। देन हमें और क्या देखना था, हमें इसके अलावा देखना था रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कुछ था, banks loan up to 35 crore to borrowers for renewable energy based power generators, for renewable energy based public utilities, street lighting systems,
रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, 35 करोड़ तक की इसकी लिमिट कर दी है। देन इफ वी टॉक अबाउट प्रायोरिटी सेक्शन, देन ये डेस्टिनेशन तो आई डोंट थिंक याद रखनी जरूरी होगी और पॉसिबल भी नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी है। ठीक है, तो दैट्स ओके, आई गेस इतना काफी रहेगा। देन लेट्स गेट बैक। तो ये है जी हाउसिंग लोन के लिए ये है। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई एनपीसीआई अप्रूव ₹2 हाइक फ्रॉम 17 रुपी टू 19 रुपीज इन एटीएम इंटरचेंज फी विद इफेक्ट फ्रॉम May 1, 2025 फॉर कैश विड्रॉल्स। नाउ दो चीजें होती हैं जब आप एटीएम में जाते हो, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हो और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर तो आपकी कैश विड्रॉल्स आ गए, अब उसके लिए जो इंटरचेंज फीस है वो चेंज कर दिया, बट डो नॉट वरी, दिस इज नॉट टू बी पेड बाय यू, दिस इज इंटरचेंज फी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है और अगर आप वो एक्सिस बैंक के एटीएम में जाकर विड्रॉ कर रहे हो, तो कुछ तो ट्रांजेक्शन आपकी फ्री होते हैं ना शुरुआत की 2-3, तो वो आप कर सकते हो। अब उसमें लेकिन एसबीआई जो है वो एक्सिस बैंक को पे करेगा कि भाई आपने मेरे कस्टमर को पैसे निकालने दिए, धन्यवाद। वो बोलेगा धन्यवाद का मैं करूँ, मुझे पैसे दे, तो वो पैसे देगा। दैट इज एटीएम इंटरचेंज फी। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंटरचेंज फी ₹7 है। बस ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, हो सकता है आए, हो सकता ना भी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो को सीईओ हैं हैन जोंग ही सर हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63, और माना जाता है कि इन्हीं की वजह से ही एक छोटी सी कोरियन कंपनी इतने बड़े लेवल पे ग्लोबल जा पाई और इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाई है। तो इनके बारे में अगर आएगा कौन सी फर्म के साथ ये एसोसिएटेड थे, तो ये चीज आप याद रखना, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ अगेन द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, राइट। एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये होती है जो टॉप तगड़े वाले लेवल के जो ऑफिशियल्स होती है उनको ये अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जैसे आरबीआई के गवर्नर हो गए, एस बी के चेयरपर्सन हो गए, तो इन सब लोगों को ये तगड़ी वाली अपॉइंटमेंट्स कम्युनिटी ऑफ द कैबिनेट जो है अप्रूव करती है। और इन्होंने अप्रूव करा अजय सेठ सर का। मुझे लगा कि अजय सेठ सर की फोटो देखना तो बनता ही, चला कोई आ गया। as the finance secretary in addition to its current position as the secretary in the Department of Economic Affairs। तो बस यही था कि एक बार आपको फोटो दिखानी थी। अब एक चीज और आपके साथ शेयर करनी थी कि हो सकता है कि हमारे साथ रोज कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हों, तो फिर आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कभी हमारे ग्रुप में जुड़ना हो जहाँ पर आप लोग ये मेरे साथ सारी चीजें शेयर करते हो विद रिस्पेक्ट टू ये स्कीम्स वगैरह, तो आप जुड़ सकते हो। और मैं उसका बस आपको एक बार लिंक सोच रहा था दे दूं। ऐसे तो आप इजीली अगर सर्च भी करोगे, अरे यार ये क्या है, ये थोड़ी चाहिए मेरे को। क्या है यार, यस। सो दिस इज बेसिकली, आप वहाँ पे अगर तो कूल स्कूल पे सर्च करोगे तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक काम करूंगा मैं ना, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी है, हाँ लिंक याद आ गया मुझे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप जाकर कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और शेयर करना हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, कुछ जानना हो जान भी सकते हो, पूछना हो पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप प्रिपरेशन करो तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब जो भी आपको चाहिए। द बेस्ट थिंग इज दैट आई बिलीव कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है जो कि हेल्पफुल हो, सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे और अच्छे से हेल्प करेंगे। आप एक बार आकर तो देखो। That's it from my side. Thank you so much for uh, supporting me and supporting each other. Most importantly, because whenever someone new joins, the way you support them is mind blowing. So that's it. मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अलविदा। और आप लोग पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, कूल रहिए एंड बस जी, राधे राधे। आई एम प्राउड ऑफ यू।